हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा जिसको देखकर आपको बहुत मजा आएगा। ये ड्रामा एक मैजिकल स्टोरी है। इसमें हमें पता चलता है कि हेवन से एक एंजल अर्थ पर आ गई है क्योंकि गॉड ने उसे एक पनिशमेंट दी होती है और ये पनिशमेंट होती है ह्यूमन लाइफ को सर्वाइव करना। अब उस एंजल को यहाँ वो काम करना पड़ता है जहाँ वो अपनी मैजिकल पावर्स का यूज सिर्फ लोगों की हेल्प के लिए कर सकती है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो अब हम देखेंगे कि ये हमारी प्यारी सी एंजल कैसे इस वर्ल्ड में सर्वाइव करेगी और कैसे यहाँ के लोगों से डील करेगी। ड्रामा की स्टार्टिंग हेवन से होती है जहां हम अपनी एंजल को देखते हैं जो कोई मैजिकल प्रैक्टिस परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक वहां पर गॉड का मैसेज आता है जो एक थंडर लाइट के जरिए आता है और उसके पास जितनी भी मैजिकल एनर्जी होती है वो एकदम से हवा में उड़ने लगती है और फिर वो एंजल सीधे अर्थ की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। उसे पहले से ही पता होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अर्थ पर किसी लड़की की बॉडी में होती है और आसपास कई सारे लोग होते हैं। वो समझ जाती है कि ये वही लड़की है जिसकी कुछ समय पहले डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। जो कुछ भी हुआ उस लड़की को लेना पड़ेगा। हम देखते हैं कि एंजल उस लड़की का पूरा रूप ले लेती है, यहाँ तक कि उसका नाम भी जुनिया हो जाता है और वो कहती है कि बेचारी जुनिया कितनी परेशान रहती थी इन घटिया लोगों के बीच में, लोगों को उस पर तरस भी नहीं आता था। तभी वहाँ पर बटलर आता है और कहता है, मैडम आपको होश आ गया है। जुनिया देखती है और बटलर से कहती है जाकर घर के हर एक इंसान को बुलाया जाए और बताया जाए कि मैडम ने बदले की तैयारी कर ली है। जिसे सुनकर बटलर हैरान होता है और कहता है, मैडम क्या हो गया है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। जुनिया बोलती है परेशानी होगी, या जुनिया बोल दिया अब मुझे कुछ पैसे ला कर दो। जिस पर वो बोलती है मुझे माफ करना, आपका बैंक अकाउंट सब कुछ बंद कर दिया गया है। जिसे सुनकर जुनिया को शॉक लगता है और वो कहती है ये सब कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी है, वो नहीं चाहते कि मैं किसी से भी मदद लूं और अपनी लाइफ खुद सर्वाइव करूं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बटलर का कान पकड़ कर कहती है इस घर के मेंबर से बिजनेस कार्ड मंगवा लाओ, मेरा हक बनता है। जिस पर बटलर बोलता है जैसा आप बोले मैडम। जुनिया कहती है तुम बहुत अच्छे इंसान हो और वो उसे एक मैजिकल ब्रेसलेट देती है और कहती है ये तुम्हारी रक्षा करेगा। बटलर बोलता है मैडम को क्या हो गया। हम देखते हैं कि जैसे वो रूम से बाहर निकलता है उसके ऊपर एक रोड गिरने वाली होती है, लेकिन वो बच जाता है क्योंकि वो ब्रेसलेट की तरफ फोकस कर रहा होता है और उससे 2 कदम पीछे होता है। उसे रियलाइज होता है कि मैडम ने जो मैजिकल ब्रेसलेट दिया था वो बिल्कुल सही था। इधर हम देखते हैं कि जुनिया अब पूरी तरह से प्रिंसेस की तरह रेडी हो रही होती है। तभी वहाँ पर आती है उसकी फैमिली की डॉटर जिसका नाम टाइला होता है, जो जुनिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो देखकर कहती है ये मैडम कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही है, समझ नहीं आता है कि घर के नौकरों के साथ ही काम क्यों नहीं करवा रही है। और जुनिया के पास आती है और कहती है जल्दी जाकर किचन में सफाई करो और काम करो, घर के नौकर छुट्टी पे है, तुम भूल चुकी हो कि इस घर की डॉटर मैं भी हूँ और ये सफाई वाला काम मैं तो नहीं करने वाली, तुम्हें करना हो तो तुम कर सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उस लड़की को उल्टा जवाब देकर सीधा वहाँ से चली आती है। रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ बटलर उसके पास आता है और कहता है मैडम मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ, ये मेरे डॉटर के कपड़े हैं जो इस दुनिया से दूर चली गई थी। उसने कंपनी के कुछ लोगों से बोली थी और उसने सुसाइड कर लिया था, लेकिन अब उसकी दूसरी डॉटर अभी भी क्लब में काम करती है और जुनिया और कपड़ों को देखकर सब कुछ जान जाती है। इधर क्लब के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की किसी एक लड़के को मारने जा रही होती है क्योंकि वो लड़का क्लब की लड़कियों को अपने घर की जागीर समझता है, लेकिन तब जाकर जुनिया उसे रोक देती है और बोल देती है आज नहीं। और हम देखते हैं कि सीन पलटता है। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ जुनिया की स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर एक पार्टी रखते हैं जहाँ उन्हें फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर का इंट्रोडक्शन हर किसी गेस्ट और कंट्री के लोगों से कराना होता है ताकि इलीट क्लास में उनकी भी एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन बन जाए। और हम देखते हैं कि वो अपनी डॉटर को इलीट क्लास की तरह बिहेव करना भी सिखा रही होती है। और ये जो जुनिया की स्टेप डॉटर होती है वो पहले से ही बहुत एरोगेंट होती है, उसमें बहुत घमंड होता है। वो अपनी फैमिली के साथ क्लास की तरह रेडी होती है, देखती है कि सभी लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, जिससे उसकी स्टेप सिस्टर बहुत जेलस महसूस कर रही होती है और कह रही होती है आज के दिन मेन कैरेक्टर हूँ और मुझे चाहिए थी, पर ये लड़की हर चीज बर्बाद कर देती है। और वो अपनी मॉम से कहती है आपने ऐसा समझाया नहीं था कि इसे ये कपड़े नहीं पहनने, जिस पर उसकी मॉम बोलती है मैं क्या करूँ। और हम देखते हैं कि वो हंसते हुए सभी गेस्ट के सामने कहने लगती है वैसे तो मेरी एक ही बायोलॉजिकल डॉटर है
पर मेरी अडॉप्टेड डॉटर भी मेरे लिए उतनी ही बराबर है जितनी बाकी सब। लोग जुनिया को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, रियली? क्या सच में ऐसा है? क्या आपने कभी मुझे अपनी अडॉप्टेड डॉटर की जगह बायोलॉजिकल डॉटर की तरह ट्रीट किया? वो उनसे कहती है, वैसे मैं बता दूं, इस फैमिली के मेंबर्स कई गंदी चीजों में इन्वॉल्व है। मैं लोगों के सामने मुंह नहीं खोलना चाहती पर बता सकती हूँ। और हम देखते हैं कि वो अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि किस फैमिली के बीच में एक मर्डर हुआ है जिसने लोगों का मर्डर किया है, जिसे सुनकर उसकी मम शॉक में जा जाती है और कहती है, तुम क्या कर रही हो? यहाँ पर सभी क्लास के लोग आए हुए हैं, अगर उन्हें कुछ भी गलत लगा तो वो हमें अपनी क्लास में उठाना बैठना बंद करवा देंगे। और हम देखते हैं कि वहाँ खड़े लोग कहने लगते हैं, मुझे लगता है कि इस फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर पागल हो चुकी है और सच्चाई तो सबके सामने आ जाएगी। तभी हम देखते हैं कि उसकी स्टेप सिस्टर आगे आती है और बोल देती है, जूनिया, तो मैं तुमसे तमीज होनी चाहिए। एलीट क्लास में कैसे बिहेव करते हैं, अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम यहाँ से जाओ। जूनिया से एक जोर का चांटा मार दिया जाता है और वो बोल देती है, मैं तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन पढ़कर सारी तुम्हारी सच्चाई बता सकती हूँ कि कितने लड़कों के साथ तुम क्लब गई हो और तुम्हारे आज तक कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं। क्या तुम चाहती हो कि मैं ये लिस्ट निकाल दूं? तभी वहाँ पर फैमिली का एक बेटा निकल कर आता है और हम देखते हैं कि वो जैसे आगे आता है और बोलता है, तुम क्या कर रही हो जूनिया? फैमिली का बेटा होता है जो उनके बिजनेस एम्पायर और कंपनी को हैंडल करता है। तब भी वहाँ पर नौकरानी आती है और वो जुनिया से बोल देती है, हाँ यही है, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक होते हैं और बोलते हैं, ये नौकरानी क्या कर रही है? और वो अचानक गुस्से में चिल्लाने लगती है, इसने मेरी बहन को मारा है, ये उसका कातिल है, ये खूनी है, ये कंपनी लोगों से भरी हुई है। इस कंपनी के लोग इंसानों को इंसान नहीं समझते, जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। और हम देखते हैं कि वो सभी के सामने बताती है, मेरी बहन इस कंपनी में जॉब करती थी, मासूम थी, अपना फ्यूचर बनाना चाहती थी, करियर के लिए आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, इन लोगों ने उसे मार दिया, उसके सपने पूरे नहीं होने दिए। सभी लोग हैरान होते हैं कि आखिर ये लड़की ऐसे क्यों बोल रही है। उस पर वो लड़की कहती है, मेरी सिस्टर को इन्होंने प्रपोज किया था। जब उन्होंने उसका प्रपोजल ऐसे अपने तरीके से किया था तो उन्होंने अपने ग्रुप के साथ मिलकर उसे हर दिन ऑफिस में टॉर्चर करना शुरू कर दिया। लास्ट में आकर उसे इतना टॉर्चर और ब्लैकमेल किया जिससे उसने अपनी जान दे दी। जिस पर वो लड़का हंसता है और बोलता है, आजकल की नौकरानी पैसे के लिए कुछ भी कहानी बनाने लगती है। जुनिया बोलती है, ये कहानी कुछ भी नहीं है, हमारे पास सबूत है। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और बोलती है, आपके अगेंस्ट में मर्डर के कुछ चार्जेस लगे हैं और आपके अगेंस्ट में प्रूफ मिला है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि पुलिस उसे वहाँ से ले जाती है। उसके बाद जुनिया अपनी स्टेप मॉम से कहती है कि आपको मेरे डाउरी के पैसों का भी इंतजाम करने की हिम्मत नहीं है, मैं तो खुद ही अपने रिसोर्सेज बना रही हूँ। वो उसे छेड़ रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लड़की होती है वो कुछ पैसे निकाल कर देती है और बोलती है, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है जुनिया। जैसे ही पैसों को टच करती है आसमान में बिजली कड़कने लगती है। जुनिया को समझ आ जाता है कि गॉड उसे इशारा कर रहे हैं कि वो बहुत बड़ी गलती कर रही है। जुनिया बोलती है, ठीक है, मैं नहीं ले रही पैसे। और हम देखते हैं कि वो सारे पैसे वापस करती है। फिर गॉड अचानक से फिर बिजली कड़काते हैं, जिसे देखकर जुनिया समझ जाती है कि गॉड चाहते हैं कि वो सारे पैसे वापस कर दे। जुनिया सारे पैसे तो वापस कर देती है, लेकिन उनमें से सबसे कम अमाउंट की एक करेंसी रख लेती है और बोलती है, मुझे माफ करना, मैं इतना ही ले सकती हूँ। जिसे सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, आपका दिल बहुत बड़ा है। वहाँ खड़े एलीट क्लास के लोग जुनिया की बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन करते हैं और बोलते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं जो सोसाइटी को इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन से दूर रखते हैं। इधर उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर गुस्से की वजह से पागल हो जाती हैं और बोल रही होती हैं, इस लड़की ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे नहीं पता था कि ये हमारे लोगों के बीच हमारी इज्जत ऐसे खराब करेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी स्टेप मॉम आगे आती है और बोलती है, तुमने बहुत अच्छा तमाशा किया लोगों के लिए, तुम बहुत अच्छी इंसान बन गई ना, अब ये नौटंकी बंद करो। जिस पर जूनिया बोलती है, तुम तमाशा करना बंद करो। तभी अचानक हम देखते हैं कि उसकी मॉम बोलने लगती है, अगर तुम इस घर में नहीं होती तो पता है तुम कहाँ होती, किसी कचरे के ढेर में। वो जुनिया को पकड़ती है और बोलती है, जिस गाय की वाइफ की जगह तुमने ली है उसकी वजह से तुम यहाँ तक पहुँची हो, लेकिन उससे पहले तुम कहाँ रहती थी? कंट्री साइड में, याद है? मैं याद दिलाऊं? जिसे सुनकर सबको बहुत शौक लगता है। जुनिया बोलती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? जुनिया जवाब देती है, मुझे सब कुछ पता है। और हम देखते हैं कि वो लेडी वहीं बेहोश हो जाती है। घर के सभी मेंबर्स आकर उसे उठाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जुनिया गोल गोल घूमती है और बोलती है, वैसे मेरा काम टैरो कार्ड रीडिंग का भी है, अगर आपको फ्यूचर के बारे
बारे में कुछ भी जानना हो या एस्ट्रोलॉजर्स आपके प्लैनेट्स के बारे में क्या कहते हैं, मैं हर चीज में मदद कर सकती हूँ। और हम देखते हैं कि वो सबको अपना कार्ड बांट रही होती है, बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि अब उसके पास पैसे होंगे और शायद गॉड भी ये पैसे वापस नहीं लेंगे क्योंकि ये सब उसने खुद कमाए हैं। वो खुशी खुशी अपना एक एक कार्ड बांटती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। इधर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मैन आता है जो एक बड़ा बिजनेसमैन होता है। वो जुनिया से कहता है, दरअसल रात में सोते वक्त मुझे एक बुरी आत्मा दिखाई देती है जो अक्सर मेरा गला दबाने की कोशिश करती है। क्या तुम मेरी मदद करोगी उससे छुटकारा पाने में? जुनिया बोलती है, नेकी और पूछ पूछ, इसी काम के लिए तो मैं टैरो कार्ड रीडर बनी हूँ। आपको जो भी चाहिए मैं मदद कर सकती हूँ, आप बताइए क्या करना है। जिस पर वो बोलता है, आज रात आप मेरे घर आएंगी? जुनिया बोलती है, बिल्कुल। और हम देखते हैं कि वो चुटकी बजाती है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो आदमी सोने जा रहा होता है। जुनिया बोलती है, सो जाओ, मैं यही हूँ। वो आदमी बोलता है, तुम श्योर हो तुम ये काम कर लोगी? मुझे डर तो नहीं लगेगा ना? जुनिया बोलती है, अरे मैं बोल रही हूँ ना, तुम सब मर कर कहाँ जाते हो, हेवन में ही तो आते हो। वहीं से हम बताते हैं कि तुम्हारा रास्ता किधर है। तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे इस गोस्ट जैसे बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं, तुम सो जाओ। और वो आदमी सो जाता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर कोई आ जाता है और वो एक बुरी आत्मा होती है जो बहुत बुरी तरह इंजर्ड होती है। जैसे ही वो ओल्ड मैन उसे देखता है वो डर के मारे जुनिया के पैरों में गिर जाता है और हम देखते हैं कि वो बुरी आत्मा जुनिया से माफी मांग रही होती है। जुनिया बोलती है, माफी मांगने से क्या होगा, पहले ये बताओ इसे क्यों परेशान कर रहे हो। वो आत्मा बोलती है, मैं इसकी कंपनी में कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता था, इसने मुझे धक्का देकर मेरी जान ले ली। अब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी फैमिली बहुत प्रॉब्लम में है, उन्हें दुख में देखकर मुझे भी बहुत दुख होता है। जिस पर ओल्ड मैन बोलता है, ये क्या बकवास कर रहा है, मैंने अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे कभी ऐसा कोई घटिया काम नहीं किया। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे कह सकते थे, मैं तो वैसे भी लोगों की फाइनेंशियली मदद करता हूँ, फिर मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें नहीं मारा। जुनिया बोलती है, भूतों का भी दिमाग खराब हो चुका है, प्रॉपर रिसर्च नहीं करते, किसी पर भी एलिगेशन लगा देते हैं। क्या हुआ, गोस्ट वर्ल्ड में वाईफाई नहीं चलता क्या? जिस पर वो आत्मा बोलती है, मेरे घर में एक भी पैसा नहीं है, मेरी फैमिली बहुत सफर कर रही है। जुनिया बोलती है, पहले ये बताओ कंस्ट्रक्शन साइट पर तुम्हारे साथ और कितने लोग काम करते थे, क्या तुम्हारी फैमिली से कोई था? वो बोलता है, हाँ, मेरे भाई का बेटा भी वहाँ काम करता था, वो अक्सर मेरी कॉपी करता था और मेरी तरह वेजेस बढ़ाना चाहता था। ये सुनकर उस ओल्ड मैन को समझ आ जाता है। वो जल्दी से एक वीडियो लेकर आता है और बोलता है, मैंने एक एक पैसा इसके भाई के बेटे को ट्रांसफर किया था। जिस पर वो आत्मा बोलती है, तो फिर मुझे किसने मारा? और हम देखते हैं कि वीडियो सामने आती है जिसमें दिखाया जाता है कि उसे मारने वाला कोई और नहीं, उसका भाई का बेटा ही होता है। उसने कंपनसेशन के पैसे भी ले लिए होते हैं और अपने अंकल की जान भी ले ली होती है। वो आत्मा रिग्रेट करता है और बोलता है, इतने समय से मैं गलत इंसान को परेशान कर रहा था। जुनिया बोलती है, अब उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है, उसे उसका कर्मा मिल जाएगा, मैं तुम्हारी फैमिली तक पैसे पहुंचा दूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। अब तुम इस दुनिया से दूर अपनी जगह चले जाओ जहाँ तुम्हें रहना चाहिए। वो आत्मा जुनिया की बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। वो ओल्ड मैन बहुत खुश हो जाता है और जुनिया को बहुत सारे पैसे देता है। जुनिया बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी हेवन से लाइट चमकती है और जुनिया को सारे पैसे डोनेशन कैंप में देने पड़ते हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ आते हैं जो रोते हुए जुनिया के पास आते हैं। वे बोलते हैं, हमें आपकी मदद चाहिए, हमने आपको एलीट क्लास की पार्टी में देखा था, आप बहुत अच्छी हैं। दरअसल हमारा बेटा एक भूतिया गर्लफ्रेंड से बात करता है और आज वो उसी के साथ एक भूतिया जगह पर चला गया है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, प्लीज हमारी मदद कीजिए। जुनिया बोलती है, फॉलो मी, मैं बताती हूँ वो कहाँ गया होगा। वो बेवकूफ लड़के के दिमाग में ठीक करती हूँ और हम देखते हैं कि वो उसके पेरेंट्स को लेकर वहाँ पर जाने लगती है। वो सुनसान जंगल में आती है और गाड़ी रोकती और बोलती है, अब आप लोग मेरे पीछे पीछे चलना पड़ेगा, पर संभल के, जंगल थोड़ा खतरनाक है, भूतों से नहीं, यहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं। हम देखते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। जुनिया जैसे तैसे लेकर उन्हें एक भूतिया घर तक पहुँचती है। वहाँ लड़के के पेरेंट्स बोलते हैं, क्या तुम श्योर हो कि तुम इसके अंदर जा सकती हो? जुनिया बोलती है, अब मदद करने के लिए लाया है तो ट्रस्ट भी दिखा लो। और वो बाहर खड़ा रहने के लिए बोलती है। अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ की वाइफ होती है और वो जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, मतलब उसके बच्चे के मॉम एंड डैड, वो और ज्यादा डरे हुए होते हैं। बोलते हैं, भूतिया घर में मेरा बच्चा कहाँ मिलेगा? जुनिया जल्दी से अपने मैजिक का यूज करके इधर उधर पता लगाती है और पता चलता है कि इस घर में एक बेसमेंट भी है जहाँ पर वो भूतनी उसके बच्चे को ले गई है।
हम नीचे देखते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बेसमेंट के अंदर वो जो लड़का होता है वो भूतनी के साथ रोमांस कर रहा होता है। जूनिया जाती है और बोलती है, आजकल के लोगों को हो क्या गया है, इंसान इतने खूबसूरत नहीं रहे क्या, रोमांस के लिए भूत चाहिए। हम देखते हैं कि वो जो भूतनी होती है वो जूनिया को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं वो लड़का होता है वो अपने पेरेंट्स से कहता है, आप लोग यहाँ कैसे आए। जूनिया बोलती है, मैं लेकर आई हूँ, तुम्हें लगा कि तुम्हें नहीं बताऊंगी। जूनिया भूतनी के साथ अकेले में रोमांस करने लगे तो सब ठीक हो जाएगा। वो लड़का बोलता है, इसे भूतनी मत बोलना। जूनिया मैजिक का यूज करके उसके कॉन्शियस माइंड को वापस ला देती है और उसके हाथ में एक स्केलेटन का फेस होता है जिसे देखकर वो डर जाता है और सीन चेंज हो जाता है। हम जूनिया को हॉस्पिटल में देखते हैं और वो व्हील चेयर पे होती है, उसका पैर टूट चुका होता है। वो लड़के के पेरेंट्स बहुत ग्रेटफुल होते हैं कि जूनिया ने उनके बच्चे का ख्याल रखा। वो बोलते हैं, डॉक्टर ने कहा है बाकी चेकअप के बाद पता चलेगा आपका क्या ट्रीटमेंट है, जो भी पैसे चाहिए हम देने के लिए रेडी हैं, आप टेंशन मत लेना। जूनिया बोल देती है, पैसे नहीं चाहिए, मुझे आप मेरे लिए एक चिकन सूप मंगवा देना, बहुत दिन से मैंने अच्छा खाना नहीं खाया है। और वो अचानक रोने लगती है और बोलती है, इस अर्थ की सबसे अच्छी बात तो यही है कि यहाँ पर बहुत सारी खाने की वैरायटी है। अब आप इंडिया को ही देख लो, उसका अचार तो कितना ज्यादा टेस्टी है, एक बार इंडिया जाकर उसका अचार भी खाना है मुझे। हम देखते हैं कि वो जो लड़का होता है वो जूनिया की तरफ देखता है और बोलता है, दिखने में तो आप भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। जूनिया बोलती है, तो मैं या मेरा सेक्रेटरी बनाने के लिए भेजा गया हूँ, गर्लफ्रेंड तुम किसी और को बनाना। वो लड़का बोलता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जूनिया से बोलते हैं, मेरा लाइफ का पार्ट है कि मैं ऐसे ही अबैंडन एरिया को विजिट करूं जहां पर लोगों को डर लगता है और वहां पर हो रहे मिस्ट्री केसेस को सॉल्व करूं, यही मेरी लाइफ का पार्ट है। वो लड़का बोलता है, मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ, वैसे आपको चिकन सूप पीना है ना, थोड़ी देर में आता होगा, चलो मैं आपको रूम तक ले चलता हूँ। हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर वो जूनिया को एप्पल काट कर दे रहा होता है और उससे कई सारी बातें करता है। तभी अचानक वहाँ पर एक और यंग लड़का आता है जो कि ऐसे ही हॉन्टेड प्लेस का डायरेक्टर होता है। वो फेक स्टोरीज बनाकर उन्हें पोर्टल करता है, लेकिन जब उसे जूनिया के बारे में पता चलता है कि वो लाइव लोगों को बता सकती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और उसने उसकी दोस्त की भी मदद की है भूतनी को भगाने में, तो वो सारी चीजें लाइव रिकॉर्ड करना चाहता है। जूनिया तैयार हो जाती है और बोलती है, तो मैं जो करना हूँ करने के लिए रेडी हूँ। हम देखते हैं कि वो उसे कट देता है और बोलता है, जो भी इससे पैसे बनेंगे वो बाद में बताएंगे। जूनिया पैसे का नाम सुनते ही पागल होने लगती है और उसके दिमाग में बस खाना खाने की सोच चल रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं वो जो लड़का होता है जिसे जूनिया ने अभी बचाया है, वो जूनिया का सेक्रेटरी बनकर उसके साथ चलने की बात करता है। जूनिया तैयार हो जाती है। हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर वो डायरेक्टर लड़का कई सारे लोगों को इस मिशन पर इन्वाइट करता है जिन्हें एक्सप्लोरर और ऐसे ही खतरनाक एरिया को विजिट करना पसंद है। जूनिया भी उन लोगों में से एक होती है, लेकिन जो लोग पूरी टीम में होते हैं वो बहुत ज्यादा एरोगेंट और लग रहे होते हैं। जूनिया देख रही होती है और कह रही होती है, इन सब के अंदर से इनके पैसों की घमंड की बदबू आ रही है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक क्यूट सी लड़की होती है। जूनिया अपना प्रोटेक्शन शील्ड ब्रेसलेट उसे देती है और बोलती है, ये तुम्हारी मदद करेगा, इसे अपने पास रखो। वो लड़का आता है और बोलता है, आप बहुत टॉप लोग हो जिन्हें हमारे इस मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। आपको इतिहास याद रखेगा कि आप हमारे साथ एक मिशन पर गए थे। सभी लोग लोकेशन पर चलते हैं, तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसने नीले रंग के कपड़े पहने होते हैं और वो बोल रही होती है कि मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में, मैं बता सकती हूँ कि कहाँ पर क्या एनर्जी है और उसे कैसे हैंडल करना है। सभी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसकी चापलूसी करने लगते हैं। इधर जूनिया उसे देख रही होती है। हम देखते हैं लोकेशन का सीन जहाँ पर सभी लोग जाते हैं। जूनिया भी वहाँ पर जाती है और उनके लिए केयर टेकर्स भी लाए जाते हैं जो उनका बैग और सामान पकड़ कर ले जाने की बात करते हैं, लेकिन वो घर बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। पूरे घर में बस ठंडक होती है और कुछ भी नहीं होता। वो लड़की आती है और बोलती है, ऐसी जगह पर ही वो आत्माएं रहती हैं जिन्होंने अभी तक इस दुनिया को नहीं छोड़ा है और उन्हें लगता है कि उनकी कुछ ना कुछ अटैचमेंट यहाँ से रह गई है। जूनिया बोल देती है, ये बातें इसमें सच बोलिए, लेकिन पूरी बात उसने नहीं कही, जिसे सुनकर लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। हम देखते हैं कि ये सारी चीजें न्यूज चैनल पर लाइव चल रही होती हैं और लोग उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि वो थोड़ी सेंसिबल साउंड कर रही होती हैं। इधर जूनिया इस लड़की को देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसके पास भी उसका सिक्योरिटी होता है जो बार बार उसका सामान लेकर इधर उधर जा रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि वो लड़की बस लोगों के साथ रहने की एक्टिंग कर रही होती है ताकि उसे फेम मिल सके और वो आगे बढ़ सके। इधर हम
देखते हैं कि जुनिया के साथ जो लड़का होता है वो बोलता है पता नहीं ये कहाँ से आ गई है, लेकिन इसे इन सब चीजों पर यकीन कैसे है। खैर छोड़ो। तभी हम देखते हैं कि जुनिया की साइड पर जो लड़का होता है वो जुनिया की तरफ देखता है और बोलता है इतना समय से तुम अपने ऐसे पेरेंट्स के साथ रह रही हो जिन्होंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, क्या वे तुम्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। जुनिया बोलती है शायद धीरे धीरे कर रहे हैं, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो तुम लोग के साथ ट्रक पे जो आए हो जिसपे वो लड़का सवाल करता है, तुमने कभी अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढने की हिम्मत क्यों नहीं की। जुनिया बोलती है क्योंकि मैंने कभी उन्हें देखा ही नहीं है, पता ही नहीं है। और वो अचानक नीचे झुकती है अपना सामान उठाने के लिए। तभी उस लड़के को उसकी गर्दन पर एक निशान दिखाई देता है और वो बोलता है बहुत वक्त पहले मेरी भी एक सिस्टर यहाँ से गायब हो गई थी, पता नहीं वो कहाँ होगी। लेकिन जुनिया की गर्दन का निशान कुछ इंडिकेशन तो दे रहा है और उसे थोड़ा बहुत शक हो जाता है कि जुनिया ही उसकी वही सिस्टर है। उसे ये चीज प्रूव करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग अपने अपने लिए रूम सिलेक्ट करने लगते हैं। जुनिया को भी उनमें से कोई रूम सिलेक्ट करना होता है और उसे नहीं समझ आता कि वो कौन सा रूम सिलेक्ट करे। इसलिए हम देखते हैं कि उसके पास वो जो लड़का होता है वो उसकी मदद करता है, पर जुनिया को उस लड़के के भी अंदर से कुछ क्रीपी वाइब्स महसूस होती हैं। उसे लग रहा होता है कि दाल में कुछ न कुछ तो काला है। जुनिया सोचती है कि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि तभी वो लड़की आ जाती है और बोलती है ये रूम मुझे चाहिए, क्या मैं ले सकती हूँ। जुनिया बोलती है हाँ बेशक, तुम्हें जाना है तो तुम ले सकती हो। हम देखते हैं कि जुनिया से वार्निंग नहीं देती कि किस रूम के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी है और वो लड़की बहुत ज्यादा घमंड में होती है। जुनिया बोलती है कोई नहीं, हम दूसरा रूम ले लेंगे। और हम देखते हैं कि वो दूसरे रूम की तरफ जाती है। तभी उस लड़की के पास एक और लड़की आती है जो उसकी रूम पार्टनर बनने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। जुनिया सोचती है लोगों के साथ हुआ क्या है। इधर हम देखते हैं कि वो जो डायरेक्टर लड़का होता है वो हर एक चीज की अनाउंसमेंट करता है। पहले उनसे बोलता है जाकर सेटल हो जाओ, उसके बाद हम रेस्ट करेंगे। रात में हमने यहाँ के एक लोकल को बुलाया है, वो हमारे स्टोरी टेलिंग का काम करेगा। आखिर इस जगह पर क्या प्रॉब्लम हुई थी और क्या सीन है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी गेस्ट को एकत्र किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि रात के टाइम का यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अक्सर लोगों को कुछ ऐसे बच्चे दिखाई देते हैं जो उन्हें मारने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये सब कुछ कैमरा पर लाइव चल रहा होता है। जिसको सुनकर जुनिया कहती है हाँ बस मैं यही बताने वाली थी, वो बच्चे जब भी तुम्हारे पास है उनके क्लोज नहीं जाना, उनसे दूर रहना है और उनसे किसी भी तरीके की बात नहीं करनी है क्योंकि तुम उनकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। जिसको सुनकर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और बोलती है मेरी जगह ये लड़की लाइमलाइट क्यों ले रही है मीडिया में, तो मेरी फैन फॉलोइंग होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि वो गुस्से से अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए। अब जब वो सो रही होती है उसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि कोई उसका गला पकड़ रहा है। इधर हम दिखाया जाता है जुनिया को जिसकी रूममेट बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और बोलती है प्लीज रूम से बाहर चलो, मैं यहाँ नहीं सो सकती। हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके सब लोग रूम से बाहर आ जाते हैं। वो लड़की जिसने नीले कपड़े पहने होते हैं और जो खुद को एक्स्ट्रा स्मार्ट समझती है, उसके पीछे कई सारे बच्चे लग जाते हैं जो कि भूत होते हैं। हम देखते हैं वो भागती हुई आती है और जुनिया से कहती है मेरी मदद करो प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, ये लोग मुझे नहीं छोड़ रहे हैं। जुनिया बोलती है ठीक है, फिलहाल मैं अपनी गलती समझती हूँ, मुझे लगा था कि ये सब कुछ मामूली होगा पर ये तो सब सच है। जुनिया कहती है इतना टाइम से तुम ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों कर रही थी। वो लड़की बोलती है ये सब कुछ मेरा तरीका है पर प्लीज मेरी मदद करो। जुनिया बच्चों की तरह से मैजिकल एनर्जी को खींचती है और उसे अपने हाथ में लेकर ब्लड कर देती है। वो जो बच्चा होता है वो बोलता है पता नहीं इंसानी लोग इतने बुरे क्यों होते हैं, हमें थोड़ी देर अपने साथ मजाक भी नहीं करने देते। हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है उसे जुनिया बोलती है अब तुम अपनी सच्चाई सबके सामने लाओ वरना मैं तुम्हारा हाल करूंगी। वो लड़की कहती है क्या सच्चाई है। जुनिया कहती है तो तुम ऐसे नहीं मानोगी और वो मैजिक का यूज करती है और उस लड़की का रियल फेस सबके सामने लाती है। वो दिखने में कुछ यंग नहीं होती, वो ओल्ड होती है जिसने अपनी सिस्टर को बहुत वक्त पहले पैसों के लालच में मार दिया था। उसकी मेमोरी और उसकी चीजें उसे अभी भी हॉन्ट कर रही होती हैं। जिसको सुनकर अब वो ये सारी चीजें सबके सामने कॉन्फ्रेंस कर देती है। सभी लोग हैरान होते हैं कि वो ऐसे घटिया लोगों के बीच में रह रहे हैं। जुनिया बोलती है सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अब बच्चे भी ये सारी चीजें देखकर हंस रहे होते हैं और जुनिया बच्चों से कहती है हम तुम्हें यहाँ से फ्री कराएंगे और मैं अपनी सही जगह पर जाऊंगी। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ पर इंसानों को रहने का हक है। तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर दुनिया है, वहाँ रहो, अपने जैसे लोगों से मिलो जो तुम्हें देख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई। जिस पर वो बच्चे उसे बोलते हैं तुम इतनी प्यारी क्यों हो आंटी। जुनिया बोलती है तुम सबको देखकर मुझे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। हम देखते हैं कि अब वो जो लोग
टीवी में ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो सारी चीजें लाइव टेलीकास्ट हो रही होती हैं और उन्होंने भी ये सब कुछ पहले ही बार एक्सपीरियंस किया होता है। जुनिया बोलती है इस घर में बहुत कुछ छुपा हुआ है और हमें इन्हें बच्चों को फ्री करवाने में सबकी मदद चाहिए होगी। वो जुनिया एक सीक्रेट रूम में ले जाती है और बोलती है सबको मेरे साथ आना पड़ेगा। हम देखते हैं कि वो बताती है बच्चों से मेरी बात हुई थी कि इस रूम के अंदर बेसमेंट है। सभी हंसते हैं और बोलते हैं यहाँ तो सामान रखा हुआ है, यहाँ बेसमेंट कहाँ से आया। और वो लड़के की तरफ इशारा करती है जो वहाँ पर टूर गाइड की तरह काम कर रहा होता है और बोलती है जरा इस अलमायरा को तो हटाओ। वो लड़का जैसे अलमायरा हटाता है वहाँ पर एक ओपनिंग दिखाई देती है और बोलता है सच में यहाँ पर एक बेसमेंट है। जुनिया बोल देती है अब सब एक एक करके नीचे चलोगे या मैं धक्का मारूं, जिस पर सभी लोग चुप चुप से नीचे जाने लगते हैं। कैमरामैन भी नीचे जाते हैं। पता चलता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लेंडर रखा हुआ है जिस पर ब्लैक मैजिक कास्ट किया जाता है और उसके लिए बच्चों का ब्लड और उनके सैक्रिफाइसेस यहाँ पर किए जाते थे। जुनिया बोलती है ये वही बच्चे हैं जो तब से यहाँ भटक रहे थे, किसी ने उनकी बात नहीं समझी, कितनी दर्दनाक मौत मिली होगी। हम देखते हैं कि वो वहाँ से एक बॉक्स निकाल देती है और बोलती है फाइनली हमारा टास्क पूरा हुआ, वो बच्चे इस जगह से फ्री हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं वो लड़का उसके पास आता है और बोलता है जुनिया मुझे तुम्हारा बाल चाहिए, मैं तुम्हारा एक डीएनए टेस्ट लेना चाहता हूँ। जुनिया बोलती है तो मैं जो करना है करो और वो अपना बाल निकाल कर उसे दे देती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और बोलता है मैडम क्या हाल चाल है, आजकल तो आप नए लोगों से दोस्ती कर रही हैं। जुनिया बोलती है आगे बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं, घर चलेंगे, तैयारी करो। अब हम देखते हैं कि जुनिया अपने घर आती है जहाँ पर उसकी मुलाकात उसके बटलर से होती है जो देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है आपने मेरी डॉटर को फ्री करवाया और मेरी दूसरी डॉटर को जस्टिस दिलवाया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन फैमिली मेंबर्स उसे बहुत अजीब तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं। जुनिया बोलती है इनकी इतनी हिम्मत क्या, ये सच को नहीं समझ रहे हैं। और वो जाकर उनके सामने बैठ जाती है और अपनी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर से बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करती है। जुनिया उल्टे जवाब देती है और हम देखते हैं कि वो अपनी स्टेप मॉम से बोलती है खतरा आपके ऊपर ही है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। और उसकी स्टेप मॉम के ऊपर चुमार गिर जाता है और वो इंजर्ड हो जाती है। हम देखते हैं कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जुनिया हॉस्पिटल में होती है तभी वहाँ पर वही लड़का आता है जिसने उसके बाल लिए होते हैं और वो आकर उसे गले से लगा लेता है और बोलता है तो मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर हो। पीछे से उसके ग्रैंडफादर भी आते हैं जो जुनिया को गले से लगा लेते हैं। जुनिया को फाइनली अपनी फैमिली मिल जाती है। अब हम देखते हैं जुनिया को अपने घर ले जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं। जुनिया बायोलॉजिकल पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो इतने वक्त बाद अपनी डॉटर से मिल रहे होते हैं। इस बीच उन्होंने एक लड़की को अडॉप्ट भी किया होता है। जुनिया फैमिली में भी जुनिया को एक अडॉप्टेड सिस्टर मिलती है जो जुनिया के सबसे छोटे वाले भाई के बहुत ज्यादा क्लोज होती है और उसका ब्रेन वॉश कर रही होती है और वो कह रही होती है मुझे अब इस घर से बाहर निकल जाना चाहिए। जिस पर वो बोलता है ऐसे कैसे, वो तो इतने सालों बाद आ रही है, किसने बोला था उसे ये घर छोड़कर जाए, और पेरेंट्स तो मैं ऐसे ट्रीट नहीं कर सकता। जिस पर उसके पेरेंट्स उसे बच्चे को समझाते हैं वो तुम्हारी बहन है जो आ रही है, वो कोई एरी गरी इंसान नहीं है जिसे तुम कुछ भी बोलो, ये गलत चीज है। हम देखते हैं कि वो उसे शांत करते हैं। जिस पर वो लड़की बोलती है इनका समझ नहीं आ रहा है ये चाहते क्या है, ये उस लड़की के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों है। इधर और उन्हें घर के अंदर लाया जाता है और घर के अंदर आते ही वो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो अंदर आती है, अपने पेरेंट्स से मिलती है, पर अपने छोटे भाई का रूड बिहेवियर देखकर ये चीज कंफर्म कर लेती है कि यहाँ पर कुछ न कुछ चक्कर तो है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपनी रूम की तरफ जाती है वो लड़का उससे बोलता है मैं किसी ऐसी इंसान को अपनी सिस्टर नहीं मान सकता जो फेक एस्ट्रोलॉजी करती हो, फेक टैरो कार्ड रीडिंग करती हो। जिस पर जुनिया होती है अगर मैंने तुम्हें कुछ सच्चाई दिखा दी तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। जिस पर वो बोलता है सच होगा तब तो तुम दिखाओगी। जुनिया बोलती है इस घर के गार्डन में कुछ पिंक कलर के फ्लावर्स लगे हैं, क्या उन्हें खुद बकर उसके नीचे देखा जा सकता है। जिसको सुनकर सभी लोग शॉक होते हैं और बोलते हैं जुनिया तुम क्या प्रूफ करना चाहती हो। जिस पर वो बोलती है बहुत बड़ी सच्चाई जो आपकी आंखों पर पट्टी बांधकर छुपी हुई है। हम देखते हैं कि घर के नौकर अब इस पौधे को खोद रहे होते हैं और बड़बड़ा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं ऐसे कैसे लोग हैं जो अपनी बायोलॉजिकल डॉटर के आने पर एक पौधे को खोद रहे हैं। तभी अचानक उसके अंदर से एक बॉक्स के ऊपर उनका खंजर लग जाता है और वो जैसे उसे निकालती है और बोलती है सच है, मैडम ने जो बोला था वो सच निकला, और वो बॉक्स बाहर आता है। अब सभी हैरान होते हैं। जुनिया अपने छोटे भाई से पूछती है अब तुम्हारा क्या सवाल है। जवाब में वो बोलता है मुझे पता है कि ये सब कुछ तुमने पहले से अरेंज किया होगा और तुम फैमिली में लाइमलाइट लेने के लिए कर रही हो, पर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। जुनिया हंसती है और बोलती है तुम इतना पागल कैसे हो सकते हो, मैं यहाँ पहले कभी आई थी क्या, तुमने मुझे कभी देखा था। अगर यकीन नहीं है तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा तो होगा ना, चलो अंदर जाकर रिकॉर्डिंग चेक करते
पूछते हैं कि मैं यहाँ पर कभी आई थी या नहीं, जिस पर वो बोलता है मुझे तुमसे कुछ बहस नहीं करनी है और वैसे भी तुम कभी भी मेरी सिस्टर की जगह नहीं ले पाओगी। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपनी अडॉप्टेड सिस्टर यानी कि टाइला का नाम ले रहा होता है। टाइला उसे शांत करती है और बोलती है तुम गलती कर रहे हो जुनिया, पंगे मत लो। जिस पर जुनिया बोल देती है चलो टाइला, ना कुछ तो तुम्हें तमीज सिखाई, मुझे लगा कि सिर्फ बड़ों से तुम बदतमीजी करना जानते हो। वो बोलता है तुम तो बकवास ही करो। जुनिया बोलती है तुम अपनी हद क्रॉस कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि इनके बीच में उनकी फैमिली का बड़ा बेटा आ जाता है जो कि कोई और नहीं जुनिया का भाई होता है जिसका नाम फूलिंग होता है। उसे खोजा गया होता है। वो आकर बोलता है अपने छोटे भाई से तुम हद क्रॉस कर रहे हो, क्या तुम्हें काल पियानो की क्लास नहीं जाना है। हम देखते हैं कि वो जल्दी से काल बुलाता है और बोलता है बैठकर अपना हॉस्टल जाओ। टाइला अपने छोटे भाई का गुड बाय बोलती है। सभी लोग फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। टाइला बाहर खड़ी होती है और वो किसी को कॉल करती है और ये कॉल कर देती है अपने बायोलॉजिकल फादर को। बता देती है कि जो ब्लैक मैजिक हमने इस फैमिली के ऊपर किया था उनकी बायोलॉजिकल डॉटर ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। फादर बोलते हैं अब हम क्या करेंगे, हम तो बहुत जल्दी बर्बाद होने वाले हैं। मुझे लगता है कि मुझे मेरा कहीं और ठिकाना दिखाना पड़ेगा। जिस पर डैड बोलते हैं क्या तुम उसके छोटे बेटे को वो ड्रग्स दे रही हो जो मैंने तुम्हें दिए थे। जिस पर टाइला बोलती है हाँ मैं हर दिन दे रही हूँ। मैंने उसके खाने पीने की चीजों में भी यूज ऐड कर रखा है ताकि जब भी मैं उसके आसपास ना हो तो वो ड्रग्स आसानी से इनटेक में आ सके। जिसको सुनकर उसके डैड बोलते हैं कोई नहीं, हम आगे का काम हैंडल कर लेंगे, वैसे भी वो इतनी स्मार्ट नहीं होगी। जिस पर टाइला बोलती है मुझे तो लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसके डैड बोलते हैं कैल मैं इस फैमिली से मिलने आ रहा हूँ, तुम अपना एटीट्यूड थोड़ा सेटल रखो। इधर हम देखते हैं अगला सीन जहाँ जूनिया अपनी मॉम के साथ खड़ी होती है और उसकी मॉम कह रही होती है मुझे पता है कि मेरे बच्चे ने तुमसे बहुत ज्यादा मिसबिहेव किया है पर वो थोड़ा सा भी अपनी अडॉप्टेड सिस्टर से थोड़ा अटैच्ड है क्योंकि टाइला और वो साथ में बड़े हुए हैं, तो तुम्हें चीज के लिए बुरा नहीं मानना चाहिए। हम देखते हैं कि वो जूनिया के लिए बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लाती है पर जूनिया गिफ्ट्स में इंटरेस्ट ना दिखाते हुए अपनी मॉम से बोल देती है आपको नहीं लगता कि टाइला के आने से फैमिली में कुछ चेंजेस हुए हैं। मुझे लगता है कि मेरा छोटा भाई खाने में कुछ अजीब सी चीज इनटेक कर रहा है। उसका एटीट्यूड दिखा रहा है कि इतना कोई भी बच्चा गुस्सा नहीं करता, उसकी एज नहीं है इतना गुस्सा करने वाली। जिस पर उसकी मॉम बोलती है हाँ मुझे भी लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि जूनिया दी जाती है कि जैसे ही वो बॉक्स निकाला था टाइला का एटीट्यूड कुछ अजीब दिख रहा था। जूनिया को लगता है कि इन सब चीजों के पीछे टाइला होगी, वो कहीं ना कहीं हमें बर्बाद करने की प्लानिंग कर ही रही होगी। जिस पर उसकी मॉम बोलती है तो ऐसा कैसे प्रूफ कर सकती हो। जूनिया बोलती है अगर हम सच दिखाएंगे लोगों को तो सब कुछ सामने आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ एक ओल्ड मैन होता है जो अपनी कंपनी में होता है और जब पता लगता है कि उसकी फैमिली में उनकी बायोलॉजिकल ग्रैंड डॉटर वापस आ गई है तो वो अपनी वाइफ को उनसे मिलाने के लिए बुलाता है जो कि जूनिया की रियल ग्रैंड मॉम होती है। वो उसे मिलने के लिए आती है। अगली सुबह उठकर वो नीचे जाती है और उसे वहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर दिखती है जिनके पास एक ओल्ड मैन बैठा होता है और साथ में उसका छोटा भाई भी होता है। उन्होंने देखकर शौक तो होता है पर उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसकी ग्रैंडमदर कहती है क्या अगर तुम अब मुझसे मिलना भी नहीं चाहोगी, तुम बहुत बड़ी हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि बड़े लोगों से कैसे बात करते हैं। जूनिया से बोलती है मैंने आपको पहले गुड मॉर्निंग बोला था पर आपने मुझसे रिस्पॉन्स नहीं दिया। नहीं, आपने उसका कुछ रिस्पॉन्स दिया तो मुझे लगा कि आप शायद इंटरेस्ट नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो बोलती है इतने सालों से तुम गायब थे, अब अचानक से घर में आओगी तो लोगों की बॉन्डिंग कैसे बनेगी। जूनिया बोलती है मैं अचानक से घर में नहीं हूँ, मुझे लाया गया है और मैं खुश थी जहाँ पर भी मैं थी। हम तब देखते हैं कि जूनिया का छोटा भाई अपनी ग्रैंडमदर से बोलता है जब से ये घर में आई है रिया से तो कोई बात ही नहीं करता, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये घर मेरी ग्रैंडमदर, प्लीज इसे यहाँ से बाहर निकालो। जिस पर उसकी ग्रैंडमदर बोलती है मेरे बच्चों को भी कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है पर क्या कर सकते हैं, गए हुए लोग वापस तो आ ही गए हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों तमाशा करने लगते हैं। जूनिया अपने ब्रदर फूलिंग के साथ बैठकर ये नौटंकी देख रही होती है और कह रही होती है ये लोग कितने बेवकूफ हैं कि मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही मैं इन्हें जानती हूँ, पर बधिया ड्रामा तो अच्छा कर ही रहे हैं और एक्टिंग भी अच्छी कर रहे हैं, तो किसी नौटंकी करने वाली कंपनी के साथ इंक्लूड कर देना चाहिए, इससे बेहतर क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर टाइला आ जाते हैं और बोलते हैं दरअसल मैं कुछ लेकर आया था, मैं चाहता था कि जूनिया जो है वो ये सारी चीजें देखे। हम देखते हैं कि तभी वो तीनों मिलकर अब जूनिया को बुली करना शुरू कर देते हैं। वही छोड़ दिया, वैसे मेरे पास भी कुछ है आपके लिए पर मैं सोच रही थी कि अभी ना दिखाऊं। हम देखते हैं कि वो फूलिंग से बोलती है क्या तुम्हें पता है कि हमारी फैमिली में जो ब्लैक मैजिक हुआ था वो किसने करवाया था। ये बात सुनते ही सबसे पहले तो टाइला के फादर को बहुत बड़ा शौक लगता है। वो बोलते हैं लड़की तुम बहुत ज्यादा बोल
रही हो, जिस पर टायला कहती है, अंकल मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया। टायला, आपको पहले से मिर्ची लगती है, सच्चाई तो बताने दो। वो बोलती है, क्या तुम्हें पता है कुछ समय पहले डैड के बिजनेस में लॉस हुआ था, वो किसने करवाया था? ये बात सुनते ही उसकी ग्रैंड मदर और ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। हम देखते हैं कि उसके बाद वो बोलते हैं, तो क्या तुम्हें पता है कि मेरे भाई के खाने में कुछ अजीब से ड्रग्स मिलाए जा रहे हैं और ये काम कौन कर रहा है? ये बात सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो तीनों बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसके जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं, मैं इसे बताता हूँ। ये फेक लड़की यहाँ आकर अपनी फेक मैजिकल पावर्स का यूज करके पूरी फैमिली को बेवकूफ बना रही है, इसे तो मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा। हम देखते हैं कि वो किसी को कॉल करता है और तब उनके पास कॉल आता है। पता चलता है कि उनकी फैमिली में जिसने भी कुछ भी गलत किया था उनके साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा होता है। सबसे पहले उनकी ग्रैंड मदर ने जितने भी पैसे घर में रखे हुए थे वो सारे पैसे चोरी हो गए होते हैं। इधर उनके जो अंकल होते हैं उन्होंने जितनी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ली होती है वो सारे इन्वेस्टर्स में वापस हाथ खड़े कर देते हैं। ताइला होता है और कंपनी को एक बड़ा लॉस मिलता है। वो जुनिया के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। आप सच्चाई में बता रही हैं, आप खुद बता रहे हो, जिस पर वो अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं। जुनिया ने वहाँ से जाने के लिए बोला। तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर आ जाते हैं और बोलते हैं, घर में जब सांप बेल होते हैं तो 2 कदम का रखना पड़ता है। जुनिया बोलती है, बात तो आपने सही बोली है, पर सब कुछ ठीक हो गया, मैंने सब कुछ फिक्स कर दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनिया कोई अजीब सा ही काम कर रही होती है और उसके पास कॉल आता है उसके नेक्स्ट मिशन के लिए। हम देखते हैं कि वो एक पुराने से मंदिर के पास जाती है जो कंट्री साइड होता है। वहाँ पर एक पुजारी को दिखाया जाता है जो झाड़ू लेकर नशे की हालत में धूत पड़ा होता है और उसके हाथ में अभी भी मदिरा होती है जिसे वो पी रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जुनिया के साथ जो लड़का रहता है जो खुद को जुनिया का सेक्रेटरी बताता है, वो उसे पुजारी से बोलता है, मेरे बॉस ने यहाँ पर तो मैं देखने के लिए भेजा था, पर तुम कैसे पुजारी हो, मंदिर के सामने बैठकर नशा कर रहे हो? जिस पर वो बोलता है, दरअसल बात ऐसी है कि ये मंदिर है, इसके भगवान मेरे मन में है, पर ये जो दारू है वो मेरे पेट में जा रही है, तो भगवान बिल्कुल सेफ है। ये बात सुनते ही उसका दिमाग घूम जाता है और बोलता है, जी कितना इलॉजिकल आदमी है, कुछ भी लॉजिक लगा रहा है। तभी वहाँ पर जुनिया आ जाती है और हम देखते हैं कि वो जो पुजारी होता है उसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा गलत होता है। जुनिया उससे कहती है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो खुद को पागल समझकर। जिस पर जुनिया को देखते हुए उसका सेक्रेटरी बोलता है, इनसे मिलो, ये मेरे मास्टर हैं, ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, तुमसे नहीं जीत सकते। जिस पर वो हंसता है और बोलता है, मेरी मैजिकल पावर के आगे तुम लोग नहीं जीत सकते, तो मैं अभी छोटे से बॉटल में कैद कर दूंगा। हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने मैजिक का यूज करने वाला होता है, जुनिया अपनी मैजिकल पावर का यूज करके उसकी गर्दन पकड़ लेती है और बोलती है, सच है, खुद से बताओगे या मैं पता लगाऊं? तभी हम देखते हैं कि वो बोलता है, अपने सेक्रेटरी को नीचे भेजो, हमारे बीच में बात होगी। जुनिया अपने सेक्रेटरी को नीचे भेज देती है और बोलती है, अब बताओ। जिस पर वो पूछता है, तो मैं क्या करूं? जुनिया बोलती है, मेरी कुछ पावर्स है, मैं उनको रिसर्च और एग्जामिन करने में हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मुझे अपना कोई डिसाइपल बनाना चाहिए, मुझे भी कोई चाहिए जो मेरी पावर्स के बारे में समझ सके और मेरे काम में मदद कर सके। जिस पर वो हंसता है और बोलता है, मैं भी हवान से आया हूँ, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। जुनिया बोल देती है, रे तुम तो वही हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस हालात में उनके बीच में बातचीत होती है। थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी ऊपर जाता है। जुनिया मंदिर के अंदर जाती है और मंदिर पूरी क्लीन कर देती है। वहाँ पर छुपी हुई मैजिकल थिंग्स सामने आ जाती हैं। वो अपने सेक्रेटरी को अपने डिसाइपल बना देती है ताकि वो आगे उसे वो सारी चीजें सिखा सके जो उसके पास में है, और वो उसका टेस्ट वगैरह लेती है। पहले तो वो बहुत ज्यादा फनी लग रहा होता है। ये सब करते हुए जुनिया पावरफुल रोड देती है जिसकी मदद से अब वो आगे के सारे काम में उसकी हेल्प लेने वाली होती है। इधर हम देखते हैं कि उसे एक पावरफुल बॉटल भी मिलती है जिसे वो आगे अपने नेक्स्ट मिशन के लिए यूज करने वाली होती है। पता चलता है कि ये जो पुजारी था वो भी हवान से आया हुआ था। अगला सीन जहाँ जुनिया उसके डायरेक्टर फ्रेंड के साथ अगले मिशन पर जाती है। उनके साथ कई सारे लोग होते हैं, उन्हें पर कुछ म्यूजिशियन भी होते हैं, कुछ लड़कियां जिन्हें म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक होता है। हम देखते हैं कि वो जो डायरेक्टर दोस्त होता है वो बोलता है, आज का मिशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस मिशन को किसी ने सॉल्व नहीं किया। वो बोलता है, मैं जानता हूँ यहाँ पर एक ऑडिटोरियम है और उस ऑडिटोरियम से अजीबोगरीब आवाज आती है और वहाँ पर कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाता। जुनिया बोलती है, आज हम उसे ऑडिटोरियम में परफॉर्म भी करेंगे और पता भी लगाएंगे कि ये चीज किसने की। उसकी जो ऑडियंस होती है वो उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही होती है। सभी अब ऑडिटोरियम की तरफ जाने लगते हैं। इधर फूलिंग भी जुनिया के साथ होता है और फूलिंग के साथ में जुनिया का सेक्रेटरी जो बार बार जुनिया के आसपास घूम रहा होता है। उसके हाथ में एक डंडा होता है जिसे देखकर फूलिंग उससे बोलता है, क्या तुम मेरी बहन को पसंद करते हो जो 24 घंटे उसके आसपास रहते हो? जिस पे वो हंसता है और बोलता है, नहीं नहीं, मैं उनका डिसाइड पैल हूँ, मैं
उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी का ख्याल रखता हूँ। वो हंसने लगता है और आगे जाता और बोलता है, रास्ता क्लियर है मास्टर, आप आ सकते हैं। जुनिया जहाँ पर उसकी हरकतें देखकर अपना एंटरटेनमेंट करवा रही होती है, सभी को उसकी हरकतें बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती हैं। हम देखते हैं कि सभी चीजों की रिकॉर्डिंग होती है। उसके बाद ये ऑडिटोरियम में पहुंच जाते हैं। अब जुनिया बैठी होती है और कह रही होती है कौन से गाना गाना आता है, और जो भी गाना गाएगा उसे यहाँ पर परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम गाना गाकर ही इस चीज के बारे में पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो हमसे क्या चाहती है। तबीयत लड़की होती है जो सिंगिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती है, पर उसे सरप्राइज किया होता है उसे रिच क्लास की लड़की ने। वो लड़की स्टेज पर जाकर ट्रायल दिखाना चाहती थी, पर रिच क्लास की लड़की आ जाती है और बोलती है, भूल गई हो हमारे बीच क्या डील हुई थी। वो जुनिया के सामने आती है और कहती है, मैं गाना चाहूंगी। जुनिया बोलती है, ये ब्लैक ड्रेस वाली लड़की ये क्यों नहीं गाना गा सकती, इसे भी तो म्यूजिक में इंटरेस्ट है। पर जुनिया को वो हर एक सवाल का जवाब दे रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जुनिया और रिच क्लास लड़की से पूछती है, तुम्हें इस लड़की के बारे में बहुत कुछ पता है ना, जिस पर वो दूसरी लड़की थोड़ी इमोशनल हो जाती है और बोलती है, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हम देखते हैं कि वो वॉशरूम के लिए निकल जाती है। अंदर जाकर वो रोने लगती है और बहुत ज्यादा इमोशनल फील करती है। तभी अचानक से जुनिया उसके पीछे आ जाती है और बोलती है, मैं समझ चुकी थी, उसने तो मैं दबाया, ये सब कुछ तुम्हारा टैलेंट है जिसके बलबूते पर वो आगे बढ़ रही है। तुमने 10 साल मेहनत की है, क्या तुम मेहनत ऐसे ही दबाना चाहती हो? जाओ अपना हक लो और आज मौका है, पूरी दुनिया के सामने उसे एक्सपोज कर दो, वो कोई नहीं होती। तुम्हारे टैलेंट को छुपाने वाली जुनिया से बोलती है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें जिस भी चीज की मदद चाहिए मैं करने के लिए रेडी हूँ। जुनिया का सपोर्ट लेकर वो लड़की आगे बढ़ती है। जुनिया उसके कंधे पर हाथ रखती है। तभी वहाँ पर वो रिच क्लास की लड़की आ जाती है और बोलती है, मैडम को परफॉर्मेंस देखनी थी, तुम कहाँ गई थी? वो बोलती है, तो तुम जाकर दिखा देती ना, सिंगर तो तुम हो, तुम्हें मेरी क्या जरूरत थी? जिस पर वो लड़की से कहती है, देखो हमारे बीच जो डील हुई थी उसे बर्बाद मत करो, बात समझ में आई? हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ऑडियंस होती है वो ये सब कुछ लाइव देख रही होती है और वो रिच लड़की को बहुत ज्यादा हिट कर रही होती है और कह रही होती है, इस लड़की को तो खाली अपने शो ऑफ की पड़ी है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब जुनिया स्टेज पर एक एक करके सबको भेजना शुरू करती है। सबसे पहले उसका सिक्योरिटी जाता है और जैसे ही वो गाना गाना शुरू करता है सभी लोग अपने कान बंद कर लेते हैं क्योंकि उसकी आवाज फेड पेंस जैसी होती है। हम देखते हैं कि वो लड़की बोलती है, मुझे लगता है कि स्टेज पर मेरा होना जरूरी है। वो रिच क्लास की लड़की स्टेज पर जाती है और जैसे ही वो थोड़ा बहुत गाती है वहाँ पर वो एनर्जी आ जाती है, वो डर जाती है और जो माइक होता है वो अपनी पावर लूज कर देता है। वो जुनिया की तरफ देख रही होती है, वो एनर्जी कोई और नहीं है, वो स्कूल की स्टूडेंट होती है और वो जुनिया की तरफ देखती है और बोलती है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग यहाँ पर आए हो। सब लोग घबराने लगते हैं और जब वो बोलती है, तुम यहाँ पर इतने समय से कर क्या रही थी? वो बोलती है, आप मुझे गलत मत समझो, मैं कोई बुरी घोस्ट नहीं हूँ, मैं एक अच्छी घोस्ट हूँ। जुनिया बोलती है, मैं समझ रही हूँ आप अच्छी हो, पर यहाँ पर लोग आने से डर रहे हैं आपकी हरकतों की वजह से। वो बोलती है, पर मैं तो यहाँ पर लोगों को परफॉर्म करता हुआ देखना चाहती हूँ। अब हम देखते हैं कि वो घोस्ट सबके साथ फ्रेंडली हो जाती है। उसके बाद जुनिया बोलती है, हम तुम्हारी ये खुदाइश पूरी करेंगे। वो अपने पास से एक लड़की को भेज देती है और बोलती है, जाकर परफॉर्म करके आओ। अब हम देखते हैं कि वो रिच क्लास की लड़की जाती है जो वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर चढ़ जाती है। परफॉर्म कर रही होती है, उसे बहुत ज्यादा लाइक और व्यूज मिल रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जुनिया ब्लैक ड्रेस वाली लड़की से कहती है, यहाँ पर आओ, और पुअर क्लास लड़की को कुछ एनर्जी देती है और उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। जैसे वो लड़की स्टेज पर जाती है वो रिच क्लास की लड़की को एक बहुत बड़ा शॉक देती है और वो माइक अपने आप बंद हो जाता है और उसके गाने के लिए आवाज भी चली जाती है। पता चलता है कि वो कभी गाना गा ही नहीं रही थी। ये सारी चीजों के पीछे वो पुअर क्लास लड़की थी जो पर्दे के पीछे रहकर उसे सपोर्ट कर रही थी और उसके ऊपर ये सारी बदतमीजियां हो रही थी। जुनिया उसे स्टेज पर आने का मौका देती है, वो उसे एक्सपोज करती है और वो लड़की बहुत अच्छा गाना गाती है। जुनिया उससे कहती है, ये मेरा हक है, मैंने 10 साल मेहनत की है, तुमने मेरा गला खरीद कर अपनी इमेज बनाई, पर आज मैंने वो सब छीन लिया क्योंकि ये सब कुछ मेरे हाथ में था, तुम ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती हो। सभी लोग ये चीज देखकर शॉक्ड होते हैं। ऑडियंस भी बोल रही होती है कि मुझे तो पहले से ही पता था ये लड़की इतनी टैलेंटेड हो ही नहीं सकती, इसके अंदर टैलेंट के नाम पर सिर्फ घमंड भरा हुआ है, जिस पर उसे गुस्सा आता है। वो एकदम से चाकू निकालती है और बोलती है, तो इसका मतलब अब मुझे सपोर्ट नहीं करोगी तो तुम्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। वो पुअर क्लास लड़की पर अटैक करने जाती है। जुनिया अपना मैजिक यूज करके उसका हाथ मोड़ देती है और चाकू नीचे गिर जाता है। वो लड़की से कहती है, तुम एक्सपोज हो चुकी हो, लोग तुम्हें पसंद करने की
जगह हिंट दे रहे हैं, बहुत जल्दी तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शंस भी लिए जाएंगे। तुम्हारे पैसों से तुम लोगों के इंटरपर्सनल स्किल्स को नहीं खरीद सकती हो। तुमने बेवकूफ़ी की। तुमने जितना टाइम तक उसे परेशान किया और अपने अंडर में रखा, वो चीज़ अब खत्म हो चुकी है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और वो लड़की को पकड़कर ले जाती है। जुनिया स्टेज पर जाकर पुअर क्लास लड़की को सपोर्ट देती है और बोलती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हम देखते हैं कि फाइनली अब वॉइस एपिसोड का एंड कर रही होती है। डायरेक्टर के लिए ये देखना बहुत सेटिस्फाइंग होता है। तभी अचानक से एक इंसान नीचे गिरता है। सभी लोग देखते हैं और कहते हैं, जी कौन है? पता चलता है कि वही स्कूल का स्टूडेंट है। जूनिया बाहर किसी से मिलने जाती है और वो कोई और नहीं, स्कूल का टीचर होता है, जिससे वो सारी चीजें डिस्कस करती है। कुछ सबूत न मिलने के बाद जूनिया सीधे हॉस्पिटल जाती है, क्योंकि जो कोई भी नीचे गिरा होता है वही वो लड़का होता है जिसने स्कूल में बुलिंग जैसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया था। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। लड़की की मॉम और उसकी ग्रैंडमदर बहुत परेशान होती हैं और अपनी टीम के साथ खड़ी होती हैं। वो लोग बहुत रो रही होती हैं। जूनिया से मदद मांगती हैं और कहती हैं कि जो भी अमाउंट वो बताएंगी वो पे करने के लिए रेडी है। जूनिया को पैसे नहीं चाहिए, उसे सच्चाई जानी होती है ताकि वो अपनी यूएन गुड एनर्जी को रिलीज कर सके। ये दुनिया में फर्स्ट कर रही है। बदले की भूख में जूनिया बैठकर सब कुछ देख रही होती है। तभी अचानक से लड़के को हो जाता है और वो बोलता है कि वो तो वही लड़की थी जिसके साथ। और जैसे वो इतना बोल पाता है, उसकी ग्रैंडमदर उसका मुंह बंद कर देती है। क्या हुआ? आपके अंदर सच्चाई सुनाने की हिम्मत नहीं है? पहले ही बता दो, कैमरा लगा हुआ है, लोग सब सुन रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है स्कूल में, इसलिए चुपचाप से उसे सच्चाई बोलने दीजिए, तब हम आपकी मदद करेंगे, वरना क्या फायदा, वो घोस्ट आपके बच्चे को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जिस पर वो घुटनों पर बैठ जाती है और बोलती है, हमारी मदद करो जूनिया। जूनिया बोलती है, मैं मदद करने से मना नहीं कर रही हूँ, पर सच्चाई सबसे पहले। टाइला, मैं अपने काम करने का यहाँ पर। हम देखते हैं कि जूनिया की टीम उनसे कहती है, आपने अपने बच्चे को ये चीज नहीं सिखाई थी क्या? स्कूल में बुलिंग और बुली करना दोनों ही बहुत गलत बातें हैं। आपके बच्चे ने स्कूल में लोगों को बुली किया है और वो घुसकर चीजें पेपर पर खुद लिख कर गया है। जूनिया जहाँ पर बोल रही होती है अपने सेक्रेटरी से, हमें काम को आगे बढ़ाना होगा। हम देखते हैं कि जूनिया उस मास्क को पकड़ती है और वो पेपर के थ्रू उन सभी लोगों को उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर ये प्रोसेस हो रही होती है। सभी लोग उसी स्कूल के रूम में पहुँच जाते हैं, उसी क्लासरूम में जहाँ पर एक रिच इंसान ने कई सारी लड़कियों को घुटनों पर बैठा रखा होता है और वो उन्हें हंटर से मार रहा होता है। उसका फ्रेंड उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है और इंजीनियर सब कुछ लाइव वीडियो में लोगों को दिखा रही होती है। लोग हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं कि स्कूल में ऐसी चीजें भी होती हैं। बच्चों को तो अब स्कूल भेजना भी एक सेफ पॉइंट नहीं रह गया है। जूनिया बोलती है कि अब क्या किया जाए ऐसे लोगों का जो घटिया तरीके से यहाँ पर लोगों को परेशान करते हैं, और उनका बदला लेने का जो तरीका है वो उन्हें गलत लगता है, जबकि खुद उन्होंने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया होता है। जूनिया बोलती है कि अब मुझे उस कोच के ओरिजिन पॉइंट को ढूंढना है, क्योंकि इस पूरे मैटर में एक लड़की और है जिसके बारे में हमें नहीं पता। और अब हमें हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मास्क वाली भूतनी अभी भी किसी को परेशान कर रही होती है। जूनिया अंदर जाती है और उसे अपने मैजिक सेविंग से कैप्चर कर लेती है और बोलती है कि बहुत हुआ, तुम लोगों को क्यों मार रही हो, ये लोग इनोसेंट है। जिस पर वो बोलती है कि इनोसेंट नहीं है, आपको नहीं पता इन्होंने क्या किया है। तभी हम देखते हैं कि वो गुड गोस्ट भी वहीं आ जाती है। जूनिया बोलती है कि करने दो, ये जो कर रही है इनसे बदला लेना हमारा हक है, इन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए उस ओल्ड मैन की डॉटर को, जिसे वो मास्क वाली भूतनी अपनी एनर्जी से परेशान कर रही होती है, जो कि इन लोगों की फ्रेंड हुआ करती थी। जूनिया बोलती है कि तो इसका मतलब यही वो थर्ड गर्ल है जिसका इन सारी चीजों में हाथ है। पहले तो वो उसके फादर से पूछती है कि क्या आप ये सच्चाई बताना चाहेंगे कि आपकी डॉटर ने क्या किया है, या अभी भी आप उसके क्राइम को छुपाएंगे। जिस पर वो बोलता है कि मेरी डॉटर इनोसेंट है, मेरी डॉटर कभी किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकती। जूनिया बोलती है कि आप ऐसे बात नहीं मानेंगे और वो अपने मैजिक का यूज करती है और बोलती है कि सच्चाई खुद आपके सामने आ जाएगी। उसकी डॉटर एकदम से नशे में हो जाती है और बोलती है कि मेरे फादर ने मुझे बहुत हेल्प किया इन लोगों से छुटकारा पाने में। इनकी मौत के पीछे, इन्हें बुली करने के पीछे भी मेरे डैड का हाथ था। अक्सर हम इनकी कंप्लेंट स्कूल में किया करते थे इनके लोअर क्लास होने पर, और मेरे डैड ने हमेशा सपोर्ट किया। मैं दिखावा करती थी कि मैं इनकी दोस्त हूँ, पर मैं इनकी दोस्त नहीं थी। और वो हंसने लगती है, जिस पर जूनिया मैजिक का यूज करती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। और हम देखते हैं कि वो मास्क वाली भूतनी बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो जूनिया, तुमने मेरी मदद की। जूनिया बोलती है कि पर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम किसी को नहीं मारोगी। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस इस आदमी को पकड़ कर ले जाती है और बोलती है कि तुमने स्कूल में क्राइम किया है, बुली करवाना बहुत गलत बात है, तुम्हें किसी बच्चे को इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए था। और हम देखते हैं कि पुलिस उसे वहाँ से ले जाती है।
लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस हॉस्पिटल के अंदर और ज्यादा आ जाती है और ये पुलिस लेकर आती है जुनिया की वही फैमिली जिसे उसने बचपन में पाला पोसा होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर होती हैं जो पुलिस के साथ आई होती हैं और बोल रही होती हैं कि बहुत वक्त से हम अपनी डॉटर को ढूंढ रहे थे, तुम हमें बिना बताए कहाँ चली गई। पुलिस ने जब बताया कि तुम यहाँ पर हो तो हम भागते हुए तुम्हारे पास आ गए। जुनिया तुम कहाँ चली गई थी। जुनिया बोलती है कि लगता है कि इन्हें पता चल चुका है कि मैं अपनी बायोलॉजिकल फैमिली से मिल चुकी हूँ, इसलिए इनका तमाशा चालू है। आपको अचानक से मेरी इतनी फिक्र क्यों होने लगी। उसकी स्टेप मॉम बोलती है कि मुझे तो हमेशा से तुम्हारी फिक्र थी, बस तुम देख नहीं पा रही थी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जुनिया हंसती है और बोलती है कि वैसे मुझे आपका प्यार नहीं चाहिए, आपको पता है ना। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सारी रिकॉर्डिंग हो रही होती है। उसकी स्टेप मॉम आगे आती है और बोलती है कि अब तुम छोड़ो भी, पूरे इंटरनेट पे तुम फेमस हो चुकी हो, लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, अक्सर हमारे घर आते हैं तुमसे मिलने के लिए, पता है ना तुमने कितने सारे पैसे कमा लिए होंगे। एक बार अपनी मॉम और अपनी सिस्टर को भी बताओ। और वहाँ उसकी स्टेप सिस्टर भी उससे बहुत प्यार से बात कर रही होती है, जिसने कभी भी जुनिया को अच्छे से ट्रीट नहीं किया था। जुनिया शॉक्ड होती है कि क्या हो रहा है, ये लोग अचानक से मुझे इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं। और हम देखते हैं कि जुनिया अपनी मॉम से कहती है कि वैसे पैसे तो नहीं है मेरे पास, पर एक सरप्राइज गिफ्ट है। और वो मैजिक का यूज करती है और वहाँ पर एक गोस्ट को लेकर आती है। ये गोस्ट जुनिया की स्टेप मॉम की कॉलेज टाइम की दोस्त हुआ करती थी, जिसके पीठ पीछे उसकी मॉम ने धोखा दिया था और उसे मार दिया था। वो गोस्ट उसकी मॉम की नजरों के सामने आ जाता है और बोलता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने में बहुत वक्त लग गया, पर फाइनली तुमसे मुलाकात हो ही गई। और वो सबके सामने बोलती है कि इस लड़की ने बहुत कुछ गलत किया है, जिसकी वजह से मैं आज इस दुनिया में नहीं हूँ। इस लड़की ने मेरी डेथ को रीजन दिया है। और वो बताती है कि स्कूल टाइम में ये लूजर स्टूडेंट हुआ करती थी, पढ़ाई लिखाई में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। मैं यूनिवर्सिटी टॉपर थी, इसलिए मेरी वजह से ये यूनिवर्सिटी में गई और वहीं से एजुकेशन पूरी की। इसका अपना बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। जिस दिन मेरी उसी फैमिली में शादी होने वाली थी, इसने मेरा पार्टनर चुरा लिया, मेरी एंगेजमेंट रिंग चुरा ली और उस फैमिली में जाकर अपना नाम बना लिया और उनसे शादी कर ली। इसने मेरे पेरेंट्स को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, क्योंकि इसके पेरेंट्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे, इसलिए इसने मेरी हर एक चीज छीन ली जो मेरी थी और अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। जिस पर उसकी डॉटर बोलती है कि मामा आपने ऐसा किया था क्या। उसकी मॉम बोलती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और जुनिया की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर को पकड़ कर ले जाती है और बोलती है कि आप पर मर्डर के चार्जेस हैं, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। इधर हमें जंगल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कई सारे पुजारी कई दिनों से मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे होते हैं। उनका लीडर उनसे ये पूजा करवा रहा होता है और उन्हें टॉर्चर कर रहा होता है। वे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमारे मुंह से खून आ गया है, हम हमेशा एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस पर वो बोलता है कि तो आप दुनिया को कैसे बचाएंगे, हमें ये काम करना पड़ेगा, एंजल को हेवन से नीचे आना पड़ेगा। इधर जुनिया को इन सारी चीजों के सिग्नल और नेटवर्क मिल रहे होते हैं। तभी उसकी मॉम आती है और उससे कहती है कि बेटा अपना ये यूनिक सा दिखने वाला योगा करना बंद करो, हमने तुम्हारे लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तमाशा हो गया है। उसकी मॉम बोलती है कि वेलकमिंग होम पार्टी ऑर्गेनाइज की है, हम चाहते हैं कि क्लास के लोगों से तुम मिलो और उनसे बातचीत करो, आखिर फैमिली बिजनेस तुम्हें ही आगे टेक ओवर करना है। जुनिया बोलती है कि पर मुझे इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। इधर हम टाइला को देखते हैं, जिसे इस चीज के बारे में पता चलता है और उसे रियलाइज होता है कि उसकी फैमिली से उसका नामो निशान धीरे धीरे मिट चुका है। और वो अपने छोटे भाई से बोलती है कि क्या तुम मुझसे दूर होना चाहते हो, मैंने तो पहले ही बोला था कि मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ, पर तुमसे मुझे इतनी ज्यादा अटैचमेंट है कि मैं यहाँ से नहीं जा पा रही हूँ। जिस पर उसका छोटा भाई बोलता है कि भले ही वेलकम पार्टी जुनिया की होगी, पर मेन कैरेक्टर मैं तुम्हें बनाऊंगा, सारी फुल लाइटिंग तुम्हारे ऊपर होगी, मॉम से तुम्हारे हक के लिए भी बात करूंगा, आफ्टर ऑल तुम मेरी बहन हो, थैंक यू मुझे इतना अंडरस्टैंड करने के लिए। अब अगले दिन पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टाइला अपने छोटे भाई के साथ आती है। पार्टी में कई सारे गेस्ट होते हैं जो टाइला की तरफ देखते हैं और सिंपैथी देने लगते हैं कि इस लड़की के आने के बाद तो टाइला का इस फैमिली में कुछ भी नहीं रह गया है, मानो कि उन लोगों ने उसे ऐसे निकाल कर फेंक दिया और जैसे चाय के अंदर मक्खी। जिस पे टाइला बहुत ज्यादा सिंपैथी गेन कर रही होती है और हम देखते हैं कि सभी लोग जुनिया को उल्टा सीधा सुना रहे होते हैं। और क्या होते हैं, इतने साल से ये लड़की गायब थी और अचानक से कहां से आ गई और अपने मॉम के साथ खड़े खड़े इग्नोर कर रही होती है। हर इंसान को अपनी खोई हुई चीज को ढूंढने का शौक होता है। मैं तो फिर भी उनकी डॉटर हूँ, उन्हें कभी ना कभी तो मुझसे मुलाकात करनी थी। आलिया को भी ये चीज पहले से पता थी कि मैं कभी ना कभी वापस आऊंगी, तो टाइला इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है। जिस पे जुनिया बोलती है कि मुझे लगता है कि आप सब
लोगों को सीधे उन गाली से समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले वो टायला की बहुत ज्यादा बेइज्जती करती है और अपने भाई से बोलती है कि तुम अपना दिमाग थोड़ा ठीक रखो और अपनी पियानो क्लास पे फोकस करो जहाँ तुम फेल हो रहे हो। तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आगे आती है और बोलती है कि सबकी बेइज्जती करने का हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया। जुनिया बोलती है कि आप जाकर अपने हस्बैंड को देखो जो बीच पार्टी से वॉशरूम का बोलकर गायब हो रखे हैं और ऊपर किसी यंग लड़की के साथ रात गुजार रहे हैं। जिसे सुनकर उसकी पैरों तले जमीन के साथ जाती है और बोलती है कि इस चीज का तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। जुनिया बोलती है कि आप चलो, मैं आपको रूम नंबर तक छोड़ कर आऊंगी, आप टेंशन क्यों लेती हो, और उनका हाथ पकड़कर सभी गेस्ट के साथ में उसे रूम नंबर तक ले जाती है जहाँ पर रूम के अंदर से बहुत ज्यादा गंदी गंदी आवाज आ रही होती है। सभी लोग दरवाजा पीटते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है वहाँ पर उसे ओल्ड लेडी का हस्बैंड दिखाई देता है जो एक यंग लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है। और जब वो बोलती है तो कहती है कि चलो तमाशा शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि ऑडियंस की तरह बैठ जाती है। हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज्यादा हाथापाई होने लगती है। वो लेडी तो उस लड़की के भी बाल नोच लेती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के क्लोज जाने की। इधर उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम खुद को देखो, बिल्कुल ओल्ड हो गई हो, मुझे ऐसा यंग आदमी एक यंग लड़की डिजर्व करता है। और हम देखते हैं कि वो सभी के सामने एक्सपोज करती है और बोलती है कि मेरा जुनिया का रिलेशन अभी से नहीं था, काफी वक्त से था। हमें आज मौका मिला तो हमने फिर भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, टायला। और हम देखते हैं कि वो सभी के सामने उस आदमी को एक्सपोज किए जा रही होती है। और फिर वो बोलती है यहाँ से मैं अभी तो जा रही हूँ, लेकिन याद रखना मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जाती है और तुम्हें कोर्ट तक घसीटते हुए ले जाऊंगी। जिस पर उसकी वाइफ बोलती है कि इतना सब कुछ बर्बाद कर दिया है। इधर हम देखते हैं कि वो लेडी जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तभी वो पीछे से सुनती है कि उसका पार्टनर बोल रहा है कि मेरा इस लड़की से कुछ रिलेशन नहीं है और मैं इन बच्चों को ऐसे अपने करूंगा। जिस पर वो लड़की उसके बाल नोचने लगती है और बोलने लगती है कि तुम ना अपनी वाइफ के हुए हो ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लॉयल हो पाए हो, तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। और हम देखते हैं कि जुनिया वहाँ पर खड़ी खड़ी तमाशा देख रही होती है। उसे तो बहुत मजा आ रहा होता है। जुनिया बोलती है बढ़िया है सबको एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाने की, शायद सबकी आंखों से छुपी होगी। और हम देखते हैं कि वो अपने मैजिक का यूज कर देती है। जैसे ही उस आदमी और उसकी वाइफ की दोबारा से फाइट होती है वो आदमी एकदम से ओल्ड मैन में टर्न आउट हो जाता है, बिल्कुल बुद्धा जैसा दिखने लगता है। उसके रिंकल्स आने लगते हैं और सभी के सामने वो यंग मैन से एक 60 ईयर का ओल्ड मैन बन जाता है। सभी देखकर शॉक्ड होते हैं। जुनिया बोलती है उन्होंने एंटी एजिंग एजेंट्स ले रखे थे, अब तो वो खत्म हो गए, उनके गुड डीड्स के साथ वो भी जा चुकी है। अभी अगली मेन दिखने लगी है। इसे बहुत ज्यादा घमंड था। एजिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे अपने हाथ से रोक सकते हो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको उसके फेवर में रहना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा तमाशा होता है। कुछ उसके कंपनी के बाकी के कोऑपरेटिव भी आते हैं जो उसे एक्सपोज करते हैं कि उसने कंपनी के बाकी मेंबर्स के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें की हुई हैं। अब सीन चेंज होता है। इधर हम देखते हैं कि जुनिया अब एक नई साइकिल तैयार कर रही होती है क्योंकि उसे पता होता है कि बहुत बड़ी चीज होने वाली है जिसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है। जुनिया को उस चीज के लिए रेडी रहना है और वो अपनी सेक्रेटरी से कह रही होती है तुम्हें पता हो ना तुम्हें क्या करना हो। जिस पर वो बोलता है यस मैडम मुझे पता है। हम देखते हैं कि टायला जो कि और उन्हें हर जगह फॉलो कर रही होती है जाकर उसके आइडियाज और उसके दुश्मन के बारे में पढ़ लेती है जो कि वही पुजारी होता है जो मंदिर में लोगों से बहुत गलत तरीके से पूजा करवा रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि वो जाकर उनसे मिल जाती है। इधर वो जो पुजारी होता है उसने सिटी के एक रिच इंसान को भी अपने प्लान में फंसा रखा होता है और बोला होता है कि मैजिकल एनर्जी मिलने के बाद वो उसे बहुत ज्यादा पैसे देगा। इधर हम देखते हैं कि टायला उसके लिए स्लीपर सेल का काम कर रही होती है, हर जगह जाकर जासूसी करती है। इधर जुनिया ने खुद को तैयार कर लिया होता है उतना ही जंग के लिए। इधर टायला अपनी मैजिकल एनर्जी लेकर उसे मंदिर के अंदर अटैक कर देती है जहाँ पर जुनिया अपने डिसाइपल और अपने प्रीस्ट के साथ होती है। पर जुनिया अपनी मैजिकल पावर से उसे कंट्रोल करके बैंक खत्म कर देती है। और इधर हम देखते हैं कि वो पुजारी बोलता है समय आ गया है इसे वापस अपनी जगह भेजने का, ये दुनिया में ऐसे घूमती हुई अच्छी नहीं लग रही है। और हम देखते हैं कि वो बॉटल लैंड पर अटैक करता है और वहीं पर टायला की डेथ हो जाती है। वो हवा में उड़कर कहीं दूर चली जाती है। पता चलता है कि वो इंसान नहीं थी, वो एक विच थी जिसने उन सब का इस्तेमाल किया। इधर हमें दिखाया जाता है कि वो पुजारी जो अपनी एनर्जी और पावर का यूज कर रहा होता है उसने सबसे पहले अपनी पावर से अपने पार्टनर को मार दिया था और उसकी पावर का घमंड अब उसके सिर पर आ गया होता है। इधर जुनिया ने कुछ लोगों की मदद ली होती है जो कि कोई और नहीं गोस्ट कम्युनिटी के मेंबर होते हैं और उन लोगों ने जुनिया को सपोर्ट करने की बात की होती है। और हम देखते हैं कि जुनिया जंग के लिए रेडी होती है।
और हम देखते हैं कि वो जो पुजारी होता है वो पागलों की तरह जुनिया को हवन से नीचे बुला रहा होता है। जुनिया बोलती है, मैं पहले से ही अर्थ पर आ चुकी हूँ, दिमाग मत खराब करो, और बजाकर उससे जंग शुरू कर देती है। उनके बीच में एक बहुत गंदी लड़ाई होती है जिसमें जुनिया पुजारी को एक छोटे से जानवर में कन्वर्ट कर देती है। उसकी सारी एनर्जी खत्म करके उसे बॉटल में ट्रांसफर करके कैप्चर कर लेती है और यहाँ से अर्थ के ऊपर जो खतरा होता है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि कहानी दोबारा से हॉस्पिटल में शिफ्ट होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो मास्क वाली होस्ट होती है और जो फाइनल क्वेश्चन कर रही होती है और कह रही होती है, मुझे बताओ तुमने अपना चेहरा आज तक लोगों को क्यों नहीं दिखाया और तुम्हें ये मैजिकल मास्क कहाँ से मिला। लेकिन वो इस सवाल का जवाब नहीं देती। जुनिया के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। इसी सस्पेंस के साथ हमें नहीं दिखाया जाता कि आखिर वो गोश्त के पास वो मास्क कहाँ से आया, क्या कोई मिस्ट्री है, क्या कोई बड़ा खतरा है और जुनिया हवान कैसे वापस जाएगी और उसका टास्क अभी तक पूरा हुआ है या नहीं, ये सब हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। तो चलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।